अभिवादन। आज हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और बिजनेस वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है। हमारे पास अलग अलग स्रोतों से काफ़ी कुछ है। कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं, जीएसटी बदलावों का क्या असर रहा और कुछ दूसरी बड़ी कॉरपोरेट खबरें भी। कोशिश ये है कि इन सब जानकारियों के बीच से वो खास बातें निकालें जिनसे हमें आज के आर्थिक माहौल की एक साफ तस्वीर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं इनमें बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी, फार्मा, आईटी मतलब कई अहम सेक्टर्स कवर हो रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग-अलग ट्रेंड्स मिलकर बड़ी पिक्चर कैसे बनाते हैं, खासकर अब जब फेस्टिव सीजन चल रहा है और हाल में टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसी पर आते हैं। कई जगह जिक्र है कि जीएसटी सुधारों और त्योहारी सीजन का अच्छा असर पड़ा है। क्या बाजार में वाकई रौनक है? हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ी थीम है जो उभर कर आ रही है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। जैसे ऑटो बिक्री को ही ले, जबरदस्त उछाल गए। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडई, इन सब ने धनतेरस पर रिकॉर्ड डिलीवरी की बात कही है। अच्छा। मारुति का तो अनुमान है कि सिर्फ 2 दिन के धनतेरस पीरियड में करीब 51,000 गाड़ियां बिकी। बाप रे। हाँ, और इसका एक बड़ा कारण मतलब शायद ये भी है कि जीएसटी दरों में कुछ जो बदलाव हुए हैं उससे सेंटिमेंट सुधरा है। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है, चंडीगढ़ जैसी जगहों पर भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। और देश के बाहर भी मतलब दूसरी तिमाही में ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट भी 26% बढ़ा है। वाह, धनतेरस पर इतनी गाड़ियां, लगता है लोगों ने वाकई खर्च किया है। पर क्या ये सिर्फ गाड़ियों तक ही है या बाकी चीजों पर भी खर्च बढ़ा है? नहीं, इसका असर ज्यादा बड़ा दिख रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में अच्छी बढ़ोतरी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि जीएसटी स्लैब में जो सुधार हुए हैं उससे इंडस्ट्री और लोगों दोनों का भरोसा बढ़ा है। अच्छा। रेस्टोरेंट चेन्स है, पब्स है, सिनेमा बुकिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले खाने पीने, घूमने फिरने, फिल्में देखने पर लोगों का खर्च 8 से 20% तक बढ़ा है। 8 से 20%, ये तो काफी है। हाँ बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री भी नवरात्रि के दौरान 20-25% ज्यादा रही। और इस अच्छे माहौल का असर आप देखें तो सप्लाई चेन में भी दिख रहा है। जैसे सीएट टायर्स हैं, वो उम्मीद करें कि गाड़ियों की बढ़ती मांग से उनके टायरों की बिक्री भी बढ़ेगी, खासकर गांवों में 2 व्हीलर, छोटी कारों और ट्रैक्टर सेगमेंट में। विज्ञापन की दुनिया में भी जियो स्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं कि खर्च में सुधार के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। और एक और चीज है, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी शून्य होने से प्रीमियम कम हुए हैं। हाँ, ये खबर थी। तो पॉलिसी बाजार का डेटा कहता है कि सितंबर-अक्टूबर में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वालों की संख्या पिछले साल से 35% बढ़ गई। अच्छा, 35% काफी बड़ा जंप है। तो ये जो रौनक है, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन क्या ये बस त्योहारी मौसम वाला उछाल है जो हर साल आता है, या आपको लगता है कि जीएसटी सुधारों का कुछ गहरा असर है जो शायद आगे भी दिखेगा? देखिए, ये सवाल बहुत जरूरी है। त्योहारी मांग का असर तो है ही, वो तो हर साल होता है। लेकिन हाँ, जीएसटी सुधारों ने खासकर रेट्स को थोड़ा आसान बनाने और कुछ चीज़ों पर टैक्स कम करने से एक पॉजिटिव माहौल तो बनाया ही है। इससे कंज्यूमर और बिजनेस दोनों का भरोसा बढ़ा है। अब ये भरोसा कितना टिकता है, ये देखना होगा। सही बात है। क्या ये सिर्फ वो जो दबी हुई मांग थी, पेंट अप डिमांड, वो निकल रही है, या वाकई खर्च करने के पैटर्न में कोई स्थायी बदलाव आ रहा है? ये तो अगले कुछ महीनों के आंकड़े ही बताएंगे। ठीक है, तो मतलब कंज्यूमर खर्च और ऑटो सेक्टर में तो हवा अच्छी है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं बैंकों की तरफ। वहाँ क्या हाल है? सुनाए नतीजे कुछ मिले जुले रहे? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। बैंकिंग सेक्टर की जो Q2 कहानी है वो थोड़ी मिक्स्ड है। एक तरफ तो देश के कुछ बड़े दिग्गज बैंक हैं जिन्होंने काफी अच्छा मुनाफा कमाया है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, करीब 12,359 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उनका कोर बैंकिंग परफॉर्मेंस मजबूत रहा और डूबे कर्ज के लिए जो प्रोविजनिंग करते हैं वो भी कम रही। एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट भी करीब 11% बढ़कर 18,640 करोड़ रहा। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने भी 14% की बढ़त दिखाई, 4,904 करोड़ का प्रॉफिट। आईडीबीआई बैंक का तो मुनाफा लगभग दोगुना हो गया, 97% बढ़कर 3,627 करोड़। हालांकि इसमें वो जो एनएसडीएल में हिस्सेदारी बेची उसका एक बड़ा हाथ है। अच्छा, वो वन टाइम गेन था? हाँ बिल्कुल। इनके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, करूर वैश्य बैंक, इनके नतीजे भी ठीक रहे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इंडसइंड बैंक को करीब 437 करोड़ का घाटा हुआ। घाटा क्यों?
उसकी मुख्य वजह उनका जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो है उसमें तनाव बढ़ रहा है। मतलब छोटे कर्ज शायद वापस आने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए बैंक को ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ा। ओह, आरबीएल बैंक के मुनाफे में 20% की गिरावट आई, जम्मू और कश्मीर बैंक का 11% गिरा, फेडरल बैंक का 9.6%। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुनाफे में भी हल्की सी 2% की गिरावट रही। तो कुल मिलाकर देखें तो जो छोटे फाइनेंस बैंक हैं एसएफबीज, उन पर मुनाफे का दबाव ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो फर्क है कि बड़े बैंक मुनाफा कमा रहे हैं और कुछ खासकर ये छोटे फाइनेंस बैंक या जिनका माइक्रो फाइनेंस में एक्सपोजर है वो दबाव में है, इसका मुख्य कारण क्या है? सिर्फ लोन बुक का साइज है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ साइज की बात नहीं है, कुछ और बड़े कारण भी हैं। एक तो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम पर दबाव। निम मतलब ये कि बैंक जो लोन पर ब्याज कमाते हैं और जो डिपॉजिट पर ब्याज देते हैं उसके बीच का अंतर। अच्छा, आजकल बैंकों को डिपॉजिट जुटाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन है, लेकिन लोन पर ब्याज दरें उतनी तेजी से शायद नहीं बढ़ पा रही हैं। अच्छा, तो ये जो फासला है निम वो सिकुड़ रहा है और इसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। दूसरा फैक्टर है प्रोविजनिंग, मतलब डूबे कर्ज या जिनके डूबने का डर है उनके लिए पैसा अलग रखना। जिन बैंकों के लोन ज्यादा खराब हो रहे हैं जैसे इंडसइंड के एमएफआई में, उन्हें ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, तो मुनाफा कम हो रहा है या घाटा हो रहा है। समझ गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि ओवरऑल ज्यादातर बैंकों की एसेट क्वालिटी यानी लोन की गुणवत्ता सुधरी है, उनके एनपीएज यानी फंसे हुए कर्ज कम हुए हैं, और तीसरा जैसा आपने कहा कुछ बैंकों को आईडीबीआई की तरह वन टाइम फायदे भी हुए हैं। साथ ही बैंक अब वो जो नए ईसीएल नियम है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाले, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बैंकों को अब सिर्फ उन कर्ज के लिए पैसा अलग नहीं रखना जो डूब चुके हैं, बल्कि उनके लिए भी तैयारी रखनी है जिनके भविष्य में डूबने की आशंका है। इससे उम्मीद है कि बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा। अच्छा, ये एक अहम बदलाव है। तो एनआईएम का दबाव एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच एचडीएफसी बैंक का ये बयान आया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी नौकरियों पर खतरा नहीं है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? टेक्नोलॉजी तो सब बदल रही है। हाँ, ये बयान महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि वो एआई का इस्तेमाल ग्राहक सेवा बेहतर करने, फ्रॉड रोकने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, न कि लोगों को हटाने के लिए। हो सकता है कि एआई से कुछ काम बदल जाएं या नई तरह की नौकरियां बने, बजाय इसके कि सीधे नौकरियां खत्म हो। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जिस पर नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, बैंकिंग की इस मिलीजुली तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के दूसरे अहम हिस्से जैसे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ क्या चल रहा है? कोई बड़े प्रोजेक्ट्स, निवेश? हाँ, बिल्कुल। एनर्जी और इंफ्रा में काफी एक्शन दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज वो गुजरात के कच्छ में एक बहुत बड़ा विशाल सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रही है। कितना बड़ा? कहा जा रहा है कि इसका एरिया सिंगापुर से भी करीब 3 गुना बड़ा होगा। 3 गुना? बाप रे। हाँ, और उम्मीद है कि 2027 की पहली छमाही में इससे बिजली बननी शुरू हो जाएगी। ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। फिर सीमेंट सेक्टर में देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा दूसरी तिमाही में 75% बढ़ा है, करीब 1238 करोड़ रुपए। 75%? जबरदस्त। हाँ, और साथ ही उन्होंने 10,255 करोड़ रुपए के बड़े एक्सपेंशन का ऐलान किया है। अपनी सीमेंट बनाने की क्षमता वो सालाना 2 करोड़ 28 लाख टन बढ़ाएंगे। अच्छा, ये दिखाता है कि इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में मांग बढ़ने की उम्मीद काफी मजबूत है। सही बात है। सरकारी कंपनी एनटीपीसी भी काफी एक्टिव है। असम में वो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं, गुजरात में अपनी सोलर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आरपीपी इंफ्रा को पुणे में डिफेंस इंफ्रा बनाने का 126 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गेल और कोल इंडिया मिलकर तलचर फर्टिलाइजर्स के बड़े लोन को सपोर्ट कर रहे हैं। एसीएमई सोलर ने गुजरात में विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो कुल मिलाकर एनर्जी और इंफ्रा में काफी निवेश और काम चल रहा है। एनर्जी में तो वाकई बड़े प्लान्स हैं। अब फार्मा सेक्टर पर आते हैं। पिछले कुछ समय से यूएस एफडीए, जो अमेरिकी रेगुलेटर है, उसकी तरफ से भारतीय कंपनियों पर सख्ती की खबरें थी। क्या हालिया तिमाही में भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, वो रेगुलेटरी जांच वाला मामला तो चल ही रहा है। यूएस एफडीए ने हाल में ग्लेनमार्क और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को अमेरिका में बेची जा रही अपनी कुछ दवाएं वापस मंगाने को कहा है। ओह, फिर से? हाँ,
वजह वही बताई गई है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी दवा बनाने की प्रक्रिया में कुछ खामियां, जैसे ग्लेनमार्क को गर्भ निरोधक गोलियों के पैक वापस लेने पड़े। ये दिखाता है कि क्वालिटी कंट्रोल कितना जरूरी है, खासकर जब आप अमेरिका जैसे बड़े बाजार में दवा बेच रहे हों। बिल्कुल। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एलेम्बिक फार्मा को एक जेनेरिक इंजेक्शन के लिए यूएस एफडीए से फाइनल अप्रूवल मिला है। अच्छा, ये अच्छी खबर है। हाँ, ये जोड़ों के दर्द रुवेमा में इस्तेमाल होता है, और क्यूपिड लिमिटेड को अपनी प्रेगनेंसी और सिफिलिस टेस्ट किट्स के लिए सीई सर्टिफिकेशन मिला है। ये यूरोपियन मार्केट के लिए जरूरी होता है। तो फार्मा में मौके भी हैं और चुनौतियां भी, दोनों साथ साथ चल रही हैं। फार्मा में रेगुलेशन का असर साफ है। अब आईटी और टेलीकॉम का क्या हाल है? पिछली तिमाही में आईटी कंपनियों के नतीजों को लेकर थोड़ी चिंता थी। क्या स्थिति सुधरी है? आईटी सेक्टर के Q2 नतीजों में मार्जिन थोड़े सुधरे हैं, ये थोड़ी राहत की बात है। अच्छा। लेकिन कंपनियां आगे को लेकर अभी भी थोड़ी सतर्क हैं। बड़ी बड़ी डील्स तो मिल रही हैं, पर ऐसा लगता है कि क्लाइंट्स यानी ग्राहक अभी भी पैसा खर्च करने में थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, शायद ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता की वजह से। जो हो सकता है। एक और ट्रेंड दिख रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियां अब अमेरिका में H1B वीजा पर निर्भरता कम कर रही हैं और वहां लोकल हायरिंग पर ज्यादा जोर दे रही हैं। अच्छा, और टेलीकॉम? टेलीकॉम में रिलायंस जियो का मुनाफा दूसरी तिमाही में करीब 13% बढ़कर 7,375 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है। और ऑटो सेक्टर पर वापस आएं तो शुरुआत में हमने बिक्री और निर्यात की बात की थी। टाटा मोटर्स में भी कुछ बड़ा हुआ है, डीमर्जर की बात थी। बिल्कुल, जैसा हमने कहा, Q2 में ऑटो एक्सपोर्ट 26% बढ़ा है। इसमें कारें, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सब शामिल है। और हाँ, टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपना जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, मतलब ट्रक और बस बनाने वाला, उसको पैसेंजर व्हीकल बिजनेस से अलग कर दिया है, डीमर्जर हो गया है। इसका मकसद क्या होगा? शायद यही कि दोनों बिजनेस पर अलग-अलग और बेहतर तरीके से फोकस किया जा सके। इसके अलावा C8 स्पेशलिटी टायर्स ने ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा की जो नई ओजा ट्रैक्टर रेंज लॉन्च हुई है, उसके लिए पार्टनरशिप की है। वो इन ट्रैक्टरों के लिए टायर सप्लाई करेंगे। अच्छा, तो ये तो हुए सेक्टर स्पेसिफिक अपडेट्स। इनके अलावा क्या कोई बड़े कॉर्पोरेट सौदे या घोषणाएं हुई हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? कोई बड़ी M&A डील, निवेश? हाँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सौदे और घोषणाएं हुई हैं। सबसे बड़ी खबर शायद बैंकिंग सेक्टर से ही है। यूएई का जो बड़ा बैंक है एमिरेट्स NBD, उसने भारत के RBL बैंक में करीब 26,850 करोड़ रुपए यानी लगभग $3 बिलियन का निवेश करके 60% तक हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। 60%? हाँ, ये तो बहुत बड़ी डील है। हाँ, ये भारत के किसी प्राइवेट बैंक में सबसे बड़े विदेशी निवेशों में से एक गिना जाएगा। और ये दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बैंकिंग पर भरोसा है। ये तो वाकई बड़ी खबर है। हाँ। और अधिग्रहण और विलय यानी M&A में भी काफी हलचल रही। रेटिंग एजेंसी ICRA ने फिनटेलिक्स नाम की कंपनी को खरीद लिया है। ये रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन देती है। केमिकल कंपनी केमकॉन स्पेशलिटी ने शिवम पेट्रोकेम को खरीदा है। ट्रिजारा सॉल्यूशंस का मर्जर पूरा हुआ है। आईटी हार्डवेयर बनाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ताइवान की इन्वेंटेक ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है। और NCLT यानी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आईटी कंपनी सिग्निटी टेक्नोलॉजीज और कोफोर्ज के विलय के लिए शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया है। तो M&A एक्टिविटी भी चल रही है। बिल्कुल। फिर डिफेंस सेक्टर में भी एक अहम घोषणा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में PTC इंडस्ट्रीज के एक एडवांस्ड टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक मील का पत्थर बताया, क्योंकि ये प्लांट ऐसे मटेरियल बनाएगा जो अभी हमें एरोस्पेस और डिफेंस के लिए बाहर से मंगाने पड़ते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और इसी कार्यक्रम में सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि अब पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। अच्छा, और दूसरी कॉर्पोरेट खबरें? हाँ, कुछ और बातें हैं। HDFC बैंक ने फिर दोहराया कि AI के इस्तेमाल से नौकरियां कम नहीं होंगी। देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों का मार्केट कैप एक हफ्ते में 2.16 लाख करोड़ बढ़ा, जिसमें रिलायंस सबसे आगे रही। सोने की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है, वजह कमजोर रुपया और ग्लोबल अनिश्चितता। और महाराष्ट्र में हाल में शराब महंगी हुई तो उसकी बिक्री काफी गिर गई है। अच्छा, तो ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों से। अगर इन सबको एक साथ रख के देखें तो मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? निचोड़ क्या है इस पूरी तस्वीर का? हाँ,
इसे समेटने की कोशिश करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला, जीएसटी सुधार और फेस्टिव सीजन ने मिलकर कंज्यूमर स्पेंडिंग को अच्छा खासा बूस्ट दिया है, खासकर ऑटो, रिटेल, एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में। सवाल बस ये है कि ये कितना टिकाऊ है। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा मिला जुला है। बड़े बैंकों ने अच्छा किया है, पर निम पर दबाव है और माइक्रो फाइनेंस जैसे कुछ खास सेगमेंट्स में तनाव भी दिख रहा है। पर अच्छी बात यह है कि एनपीएज यानी फंसे कर्ज की स्थिति सुधरी है। ठीक। तीसरा, एनर्जी, इंफ्रा, सीमेंट जैसे कोर यानी बुनियादी क्षेत्रों में बड़े निवेश और विस्तार की योजनाएं बन रही हैं। ये इकोनॉमी की लंबी अवधि की सेहत के लिए अच्छा संकेत है। चौथा, आईटी सेक्टर में मार्जिन सुधरे हैं, पर क्लाइंट्स थोड़े सतर्क हैं। फार्मा में रेगुलेटरी चुनौतियां भी हैं और नए मौके भी। और पांचवा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी एक्शन है। आरबीएल, एमिरेट्स, एनबीडी जैसी बड़ी डील, एमएनए और डिफेंस जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में सरकारी फोकस, ये सब दिखा रहा है कि कंपनियां और निवेशक एक्टिव हैं। ठीक है, ये काफी अच्छी तरह से आपने सब कुछ समेट दिया। हमने कोशिश की कि ये जो अलग अलग कड़ियां थी उन्हें जोड़कर एक तस्वीर बनाए। हाँ, और इसी पूरी चर्चा के आधार पर श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात ये हो सकती है, ये जो फेस्टिव सीजन की चमक है और जीएसटी से जो सहारा मिला है, ये कितना टिकेगा, खासकर तब जब हम बैंकिंग में निम की चुनौती या एमएफआई में तनाव देख रहे हैं, आईटी में क्लाइंट्स की हिचकिचाहट है और साथ ही पूरी दुनिया में एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल भी बना हुआ है। सही पॉइंट है। तो क्या ये बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स मिलके इस त्योहारी रौनक पर ब्रेक लगा सकते हैं? मतलब आज की सुर्खियों से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के किन गहरे बुनियादी रुझानों पर हमें लगातार नजर रखनी चाहिए ताकि हम आने वाले समय को बेहतर ढंग से समझ सकें? वाकई एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद।